नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। वहां पे हम लोग ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको वहां पे बहुत सारे वहां पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि बार बार अपना रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ दोस्तों मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, ठीक है, एमपी सेट का अलग बैच है। मतलब जितनी भी बैचेस चल रही हैं सारे बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अगर जो दोस्तों बात करें कि एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन की फीस 2000 रुपए है टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, और एमपी सेट के लिए 2500 है। तो इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी आपके पास अगर जो इंक्वायरी होती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे प्रत्येक दिन आपको क्विज कराए जाते हैं ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वहां पे भी अटेम्प्ट कर पाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है या लाइव स्टडी इलाहाबाद सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहां पे मिल जाएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स का नोट्स भी उपलब्ध है। और टेस्ट सीरीज तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुका है, तो टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए अलग से कोई भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही नोट्स ना ही पीडीएफ, कुछ भी नहीं है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बबीता, त्यागी जी, राजन सिंह जी, सुनील जी, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थोड़ा सा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रतिस्थापित वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। सबसे पहले तो आप मुझे एग्जांपल बताइए कि जो प्रतिस्थापित वस्तु होती है उसका उदाहरण आपको हमको बताना है कि किन वस्तुओं को हम प्रतिस्थापित वस्तु के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि पूरक वस्तुएं होती है, ठीक है। जैसे पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, कार हो गया और पेट्रोल हो गया। पूरक वस्तुओं में यही तो होता है ना कि ये एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। दो वस्तुएं होती है, एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते या एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व क्या होता है, नहीं होता है। कार में पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर जो पेट्रोल आपके पास है, कार नहीं है, तो भी आप कार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, धनात्मक होता है। एब्सोल्युटली ठीक है। कुछ लोग बता रहे हैं सर कि कॉफी और टी, अर्थात चाय और काफी। अगर जो इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या हो गया, प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण क्या हो गया, चाय हो गया और काफी हो गया। तो ये क्यों प्रतिस्थापित वस्तु है कि मान लीजिए कि चाय की कीमतों में वृद्धि आ जाए, चाय की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, तो लोग चाय की जगह पे काफी पीना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चाय की मांग में कमी आ जाएगी और काफी के मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो यही क्या होती है, प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं, सब्स्टिट्यूट वस्तुएं होती हैं कि भैया एक का कीमत अगर जो बढ़ रहा है तो दूसरे का प्रयोग, कोई ऐसी वस्तु होगी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सभी लोग, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इसका मांग की आड़ी लोच क्या होती है, धनात्मक होती है। क्योंकि अगर जो चाय की कीमतों में वृद्धि होगी
तो आप चाय छोड़ देंगे और काफी का उपभोग करने लगेंगे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर जो बात करें दोस्तों, तो जो पूरक वस्तुएं होती हैं, जो पूरक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, इनका इनका मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? इनकी मांग की आड़ी लोच होती है ऋणात्मक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर जो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होगी, तो जब कीमत में वृद्धि होगा तो मांग भी उसका कम होगा पेट्रोल का। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? कार खरीदना कम कर देंगे। लोगों को ये लगेगा कि भैया पेट्रोल इतना महंगा है, कौन कार खरीदने जाएगा। या अगर जो कार की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो जब लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल का उपभोग भी कम होगा। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही नहीं है? और 10 बजे सुबह में अब आपकी रिवीजन क्लास हो रही है, तो सुबह 10 बजे भी ज्वाइन करिए। 2 क्लासेस करिए आराम से, 150 क्वेश्चन से ज्यादा आपके कवर हो जाएंगे, है ना। तो सुबह 10 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक आप क्लास को रिवाइज करिए इसी चैनल पे, और शाम को 7 बजे तो मैं लाइव रहता ही हूँ। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही नहीं है? बताइए भैया, बढ़िया सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। सभी लोग सी बोलेंगे क्या? सभी लोग सी बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। कीमत, मजदूरी और ब्याज दर। ब्याज दर, तो जो क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत कीमतों को परिवर्तनशील माना गया है, मजदूरी को परिवर्तनशील माना है, और ब्याज दर को भी परिवर्तनशील माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है ना। तो कीमतें जड़ नहीं है, जड़ मतलब स्थिर होता है। ठीक है, जड़ का मतलब क्या होता है? कि जो अपने ही स्थान पे बना रहे। तो जड़ का मतलब क्या है? स्थिर है। तो इन्होंने ये कहा क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में ये कहा गया कि जो कीमत होता है, जो मजदूरी होता है और जो ब्याज दर होता है, ये तीनों परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, ना कि स्थिर होते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लागत जन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर होगा? अब देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लोग आपको अमूमन यही लगता है कि लागत जन्य स्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आती है। ठीक है, जब लागत बनाने की लागत जो होती है वो बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आती है, और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आना ही तो मुद्रास्फीति होता है। इसी को तो हम महंगाई बोलते हैं। तो इजी सी बात है, थोड़ा आराम से करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर। बहुत सारे लोग सी के तरफ मूव कर रहे हैं। और कोई भैया? सी के तरफ मैक्सिमम लोग, बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है, इतने सारे लोग सी बोल रहे हैं। अरे सर, सी क्यों बोल रहे हैं? सी क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक कंपनी स्थापित की है। ठीक है, कंपनी स्थापित की है, और कोई वस्तु एक्स है, कोई वस्तु एक्स है। अगर जो इस वस्तु को बनाने में आपको पहले 10 रुपया लगता था, ठीक है, और पहले 10 रुपया लगता था, और अब क्या हुआ कि अब आपको जहां से आप कच्चा माल ले रहे हैं, जहां से कच्चे माल ले रहे हैं, वो कच्चा माल अब आपको महंगा दे रहा है। पहले अगर जो 7 रुपए में दे रहा था, तो अब ये 8 रुपए का दे रहा है। तो 1 रुपए आपकी लागत यहाँ पे क्या बढ़ रही है? बढ़ जा रही है ना। तो अब कई रुपए की, अब आपकी उत्पादन लागत कई रुपए की हो गई? 11 रुपए की हो गई। तो ऐसी स्थिति में 1 रुपए की ये भरपाई कौन कर सकता है? सर, अगर जो बैंक दर को कम कर दिया जाएगा ना, बैंक दर को कम कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक ये जो उद्यमी है ना, ये जब ऋण लेगा, तो जो पैसा टैक्स के रूप में ये दे देता था,
उस पैसा को भी वो क्या कर पाएगा, निवेश के अंतर्गत लगा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में लागत जन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर होगा, तो बैंक दर को कम करना होगा। देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, गलत नहीं करना चाहिए, है ना। तो इजी सी बात है कि तो लागत जन्य मुद्रास्फीति होता क्या है कि उत्पादन, अगर जो कोई एक फर्म उत्पादन कर रही है तो जो कच्चे माल होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है पहले की अपेक्षा। तो अब इनकी लागतों में वृद्धि होगी, तो लागतों में जो वृद्धि हो रही है इसकी भरपाई करने के लिए बैंक दर को अगर जो हम कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जो उद्यमी होगा, एक जो फर्म होगा, वो क्या करेगा कि अब क्या करेगा कि ब्याज दर कम देगा और उस पैसे को वो क्या कर सकता है, निवेश में लगा सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है इसमें क्या करना होता है, क्यों लागत जन्य मुद्रास्फीति आती है, क्योंकि भैया जो मांग होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम आने लगता है, ठीक है। पूर्ति जो होता है वो कम होने लगता है जब लागतों में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में मांग वो पूर्ति को क्या करना, बराबर करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से हम सहयोग करें। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि केन्स के उपभोग फलन में किस आय के विचार का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो बी बोल रहे हैं सभी लोग बी बोलेंगे क्या, अच्छा भैया सभी लोग बी बोलेंगे। अच्छा एक बात तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि वास्तविक आय की बात बोलते हैं, ठीक है। किसकी बात बोलते हैं, केन्स साहब, केन्स कहते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है वो अपना उपभोग अपनी वास्तविक आय के बराबर करता है, मतलब उसकी वास्तविक आय जो होती है उसके अनुसार वो क्या करता है, व्यय करता है उपभोग पे। तो सभी लोग बी बोल रहे हैं ना, बी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात और कमेंट करके बताइएगा कि कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है वो उसके पूरे जीवन पर निर्भर करता है, पूरी जिंदगी में वो जो आय प्राप्त करता है उस आधार पे वो व्यय करता है। ये बात किस अर्थशास्त्री ने कही थी, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो वास्तविक आय इन्होंने कहा सर, लेकिन किस अर्थशास्त्री ने कहा कि एक व्यक्ति अपने उपभोग को क्या करता है, इस तरीके से निर्धारित, अपना उपभोग व्यय इस तरीके से करता है जिसमें वो क्या करता है, पूरी जिंदगी में प्राप्त किया हुआ आय जो होता है उसके आधार पे अपने उपभोग को निर्धारित करता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जीवन चक्र परिकल्पना पढ़ा है आपने, जीवन चक्र परिकल्पना पढ़ा है, जीवन चक्र परिकल्पना किसका था सर, मोदी गिलियानी साहब का था ना, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा आराम से ध्यान दीजिएगा, फिर आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो 1 2 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसके बाद जो ये नीचे वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, ये पढ़ना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं और बस ऐसे ही करके कैसे भी करके इसको सेट कर देते हैं, उत्तर दे देते हैं। केन्स इनमें से किससे सहमत थे, केन्स साहब किससे सहमत थे भैया, चलिए बताइए। अरुंधति देवी जी, शाहिद अली जी, राजन सिंह जी, रीता कश्यप जी, रागनी सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, बबीता जी, उरोज खान जी, सुरेंद्र जी और चंद्रजीत यादव जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ते किससे सहमत थे, सभी लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है। भाई इजी सी बात है, केन्स साहब की पहली मान्यता आपको याद आनी चाहिए कि केन्स साहब ये कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था, डी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये साहब क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार होगा ना वो संतुलन स्तर से कम होने की भी स्थिति में हो जाएगा, है ना। तो ये से के बाजार नियम से बिल्कुल सहमत थे, देयर इज नो डाउट, नहीं सहमत नहीं थे, सॉरी सहमत नहीं थे,
लचीली बिन में लचीली वास्तविक मजदूरी दर से भी सहमत नहीं थे, और बचत जो होता है वो ब्याज दर का फलन होता है, इससे भी वह सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, उन्होंने बचत को किसका फलन माना था? आय का फलन माना था। बचत को किसका फलन माना था? आय का फलन माना था, न कि ब्याज दर का। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, केन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां रोजगार के पूर्ण स्तर आय पर कुल व्यय जब कुल उत्पाद से अधिक होता है तब उसे परिभाषित किया जाता है। आराम से करना है ना, बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर करना है, बहुत आराम से करना है। चलिए भैया बताइए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा, गलत करना भी नहीं चाहिए, बच्चों वाला प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं, इजी सी बात है, डी होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, पवन मिश्रा जी भी बता रहे हैं, राजन सिंह जी ए बता रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दो बता रहे हैं। अच्छा भैया, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं इसमें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या रहा है। केन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां रोजगार के पूर्ण स्तर पर कुल व्यय कुल उत्पाद से अधिक होता है। अब देखिए सर, ये अगर जो आपने पढ़ लिया ना तो ये प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो गया। मतलब जो आपका कुल व्यय है वो कुल उत्पाद से अधिक है, मतलब आप व्यय ज्यादा कर रहे हैं। व्यय क्यों ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने मांग को सर बढ़ा रहे हैं। तो जब मांग बढ़ती है तो मांग में बढ़ने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मांग सृजित स्फीति बोलते हैं। और केन्स साहब जो थे वो सबसे ज्यादा चिंतित किससे थे? सॉरी, सबसे ज्यादा चिंतित किससे थे? मांग सृजित स्फीति से ही चिंतित थे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोगों की आय में वृद्धि होती है, और लोगों के जब आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मांग को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी, उत्पादन मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाएगा, अर्थात उत्पादन का स्तर कहीं ना कहीं मांग से कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि महंगाई आ जाती है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसे मांग सृजित स्फीति बोलते हैं। अगला प्रश्न, व्यय योग्य आय बराबर होता है। एक सर देखिए, एक मैं आपको बार बार बताता हूं कि देखिए, एक होता है मौद्रिक आय, ठीक है, एक होता है मौद्रिक आय। आज के बाद आप कभी गलत न करिएगा, बहुत आसान भाषा में मैं बता रहा हूं। और दूसरा होता है व्यय योग्य आय, ठीक है, व्यय योग्य आय। दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो मौद्रिक आय का मतलब क्या होता है सर? कि जैसे देखिए, जब आपकी नौकरी लगेगी ना, या जिन लोगों की नौकरी लगी है उनको ये दिखाया जाता है कि आपकी जो सैलरी है वो, मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो कितना है? आपकी सैलरी जो है वो 60,000 रुपए है, ठीक है, 60,000 रुपए। लेकिन क्या होता है कि कुछ भत्ते कटते हैं, कुछ उसमें प्रत्यक्ष टैक्स भी तो आप देंगे, तो जो टैक्स, उसमें से कुछ टैक्स कट जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो 60,000 रुपए आपकी सैलरी है, इसमें से प्रत्यक्ष रूप से कुछ पैसे कट जाए। मान लीजिए कि 2,000 रुपए कट जाए, छोटी सी बात देख लेते हैं, 2,000 रुपए कट जाए। तो ऐसी स्थिति में आपके हाथ में कितना पैसा आएगा सर? आपके हाथ में आएगा 58 के, ठीक है, अर्थात 58,000 रुपए आपके हाथ में आ जाएगा। तो बहुत इजी सी बात है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी व्यक्तिगत आय होगी उसमें से आप क्या कर देंगे? व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। मतलब जो आपकी आय प्राप्त हो रही है उसमें से जो आप टैक्स देंगे वो क्या हो जाएगा? वो ऑलरेडी कट जाएगा। तो पैसा तो आपके हाथ में उतना ही आएगा ना जितना आप व्यय कर पाए। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? मजा, आज बहुत मजेदार प्रश्न है, सही बता रहा हूँ, बहुत मजेदार है। आपको पूरी इकोनॉमिक्स आज रिवाइज होने वाली है। बहुत मतलब बेहतरीन प्रश्न है आज के सेशन में।
बहुत ज्यादा टफ भी नहीं मिलेंगे और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं मिलेंगे। प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करें, ठीक है। चले, सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है सर? ठीक है, चलिए थोड़ा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं सभी लोग। अच्छा भैया, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई डी भी बता दे भाई। सभी लोग सी बोलेंगे? अच्छा, ठीक है। तो देखिए सर, छोटी सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? अरे भैया, जब विनियोग में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और उत्पादन का स्तर जैसे ही बढ़ेगा वैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जाहिर सी बात है कि वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या बढ़ता है? उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ता है, और क्या बढ़ता है सर? याद आ रहा है? और रोजगार बढ़ता है कि नहीं? ये अगर जो क्या होगा, विनियोग किया जाएगा, ठीक है, अर्थात आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, आपको अच्छा परिवहन दिया जाएगा, आपको अच्छी अच्छी बिजली दी जाएगी, तो आप अपने गांवों में भी फूल की खेती करेंगे और सड़क बढ़िया रहेगा, स्मूथ सड़क रहेगा, ठीक सड़क रहेगा, तो उस फूल को ले जाके शहरों में भी आप बेच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें जब बेहतर होंगी ना, तो आपके अंदर निवेश की क्षमता आएगी। आपको लगेगा कि चलो भैया सड़क अच्छी है, मार्केट में ले जा सकते हैं। आपको लगेगा अच्छा बिजली है, तो चलो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा संयंत्र लगा सकते हैं जिससे इस फसल की हम क्या कर पाए, सिंचाई कर पाए ठीक तरीके से। तो आपकी आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, और आपके उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कि केन्स के अनुसार निम्न में से कौन रोजगार का स्तर निर्धारित करने में सहायक होता है? ये बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए, ये प्रश्न अच्छा सा, बढ़िया सा, मजेदार सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत आराम से करना है, सबको पता होगा, कोई ऐसा है नहीं जिसको पता नहीं होगा। ठीक है, चलिए, केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्धारित, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं? केन्स के अनुसार निम्न में से कौन रोजगार का स्तर निर्धारित करने में सहायक होगा? बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, तो भैया इसकी बात करते हैं, ये इसकी बात समग्र मांग की बात करते हैं। समग्र समग्र मांग की ये बात करते हैं, ठीक है। और समग्र मांग के दो घटक होते हैं, कौन कौन सर? एक होता है उपभोग व्यय, ठीक है, एक क्या होता है? उपभोग व्यय होता है, और दूसरा क्या होता है? आप कमेंट करके मुझे बताइए। और दूसरा जो एक होता है उपभोग व्यय, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? वो होता है निवेश व्यय, ठीक है, निवेश व्यय। अब आप मुझे बता दीजिए सर कि उपभोग व्यय में किसको किसको शामिल करते हैं? उपभोग व्यय में आय और उपभोग को शामिल किया जाता है। आय, उपभोग प्रवृत्ति, एक्चुअली उपभोग प्रवृत्ति होना चाहिए। उपभोग की प्रवृत्ति अर्थात आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी रुचि कैसी है। और निवेश व्यय की बात करें तो पूंजी और ब्याज की दर, इसको शामिल किया जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि समग्र मांग फलन को। और केन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार का स्तर निर्धारित करने में सहायक होगा? तो समग्र मांग फलन। इसी के कारण क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ मांग पक्ष की बात करते हैं और दूसरी तरफ पूर्ति पक्ष की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरलता जाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तरलता जाल किससे संबंधित है भैया बताइए। ठीक है, कि तरलता जाल निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए आप आराम से। बिल्कुल ठीक, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा आपको कि तरलता जाल की अवधारणा किसने, ये बताना पड़ेगा, ये बात बतानी पड़ेगी आपको, नहीं बतानी चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्या उत्तर बोल रहे हैं? किन साहब ने दिया था, तो क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है
जब अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी होती है ना, तो ब्याज दर में कमी नहीं की जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति में अगर जो निरंतर वृद्धि होती रहती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पे ब्याज दर को कम नहीं किया जा सकता है, और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? तरलता जाल की स्थिति बोलते हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। और यहीं पे क्या वो बताते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुद्रा जो ब्याज की दर होती है वो एक निश्चित सीमा से और नीचे नहीं जाती है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट संबंधित है। ये बहुत इजी सा प्रश्न है ना। जैसे देखिए, कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के शब्द होते हैं जो आपको डराते हैं, लेकिन ये इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि पूछिए नहीं। जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ठीक है। प्रमाप विचलन क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ठीक है। सीमांत आय क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है। अगर जो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख लिए ना, इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि सीमांत आय से क्या मतलब होता है, ठीक है, या सीमांत लागत से क्या मतलब होता है। ये बहुत छोटी सी बात है, एक लाइन की बात है, लेकिन फिर भी बस लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, सीमांत लागत ये होता है, ठीक है, औसत लागत ये होता है। छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा पढ़िए, नोट डाउन करिए, छोटी चीजों को समझ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ बहुत बच्चों वाली चीज है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किससे संबंधित है। तो देखिए, इजी सी बात है, क्या बोल रहे हैं? देखिए, जिस दर पर अल्पकाल के लिए, ध्यान से देखिएगा, अल्पकाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बैंक दर भी पढ़ते हैं। तो अल्पकाल के लिए अगर जो आरबीआई किसको ऋण दे रहा है, इसको व्यापारिक बैंकों को, तो उसी दर को हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जब अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंक किसको देगा? आरबीआई को, अर्थात केंद्रीय बैंक को। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक होगा सर। ये आरबीआई की साख नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली आधारित है। ये देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली आधारित है, किस पे आधारित है सर? और देखिए, बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग 10,000 की फैमिली होने वाले हैं, ठीक है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि थोड़ा मेहनत करिए मेरे लिए भी, ठीक है। मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए और क्या करिए, लोगों तक पहुंचाइए, है ना। तो सभी लोगों से निवेदन है, जहां भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जरूर किया करिए। क्या उत्तर होगा भाई? और लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भैया? वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली आधारित है, कल बताया था मैंने। बिल्कुल ठीक है, न्यूनतम जमा प्रणाली पर, ठीक। और वर्तमान में क्या है दोस्तों? आरबीआई के पास न्यूनतम जमा कोष कितना है? कितना है? 200 करोड़ है, ठीक है। और 200 करोड़ है वर्तमान समय में, जिसमें कम से कम कितना? 115 करोड़ जो होना चाहिए, वो किसके रूप में होना चाहिए? स्वर्ण के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में वाक्यांश मुद्रा रूपी माप का पैमाना प्रयोग किया? ये बढ़िया सा प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 200 करोड़ है वर्तमान समय में, लेकिन उसमें से 115 करोड़ जो है वो स्वर्ण के रूप में होना चाहिए, ठीक है, अर्थात सोने के रूप में होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में वाक्यांश मुद्रा रूपी माप का पैमाना किया है? अब यहाँ पे आपको तुरंत याद आना चाहिए,
आपको तुरंत याद आना चाहिए, ये नहीं कि बस रट्टा मार लिए। ये आपको याद आना चाहिए कि किसने ये बात कही थी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, तो हमें केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। ये बात किसने कही थी सर? बिल्कुल ठीक है, ये बात किसने कही थी? तो ये कहा था हमारे पीगू साहब ने। ठीक है, पीगू साहब ने क्या कहा कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो राष्ट्रीय आय में उन्हीं वस्तुओं को शामिल करिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उन्हीं वस्तुओं को काउंट करिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उन्हीं वस्तुओं को शामिल करिए जिन वस्तुओं को आप मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सच्ची सच्ची बताइए किसको किसको याद आया, है ना? ये बात याद आई कि नहीं आई? अगला प्रश्न। कुछ लोग मार्शल की तरफ चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। मार्शल की तरफ चले जाएंगे कि अच्छा सर्वप्रथम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमको ये लग रहा है कि वो प्रश्न है कि सर्वप्रथम वस्तुओं के कीमत निर्धारण में समय के महत्व को किसने प्रकट किया। ठीक है, तो कुछ लोग तो कनेक्शन वहां से मिला लेंगे। अरे भाई, कनेक्शन मिलाने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करिए, चीजों को थोड़ा सा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि देश के केंद्रीय बैंक जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं है? आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है सर, बता दीजिए। इजी सी बात है, कोई गलत करेगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या गलत कर सकते हैं? सभी लोग डी बोलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करने वाला है ना। बिल्कुल सही है सर। कभी आप आरबीआई में अर्थात केंद्रीय बैंक में खाता नहीं खुलवाते हैं, आप एसबीआई में खुलवाते हैं, आप केनरा बैंक में खुलवाते हैं, आप इलाहाबाद बैंक में खुलवाते हैं, आप एचडीएफसी बैंक में खुलवाते हैं और वहीं पे पैसा जो जमा करते हैं और उन्हीं वहीं से पैसा आप निकालते हैं। तो आरबीआई का प्रत्यक्ष रूप से जनता से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आरबीआई सुप्रीम है, उसके बाद उसका कनेक्शन व्यापारिक बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से है और वाणिज्यिक बैंक और व्यापारिक बैंक से हम क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और क्या करते हैं, सॉरी, व्यापारिक बैंक और वाणिज्यिक बैंक जमा को स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं। तो यह लोगों के समूह में मोटी जमा स्वीकार कर सकता है? नहीं भैया, कभी नहीं। अगला, मुद्रा गुणक निम्नलिखित के बीच अनुपात है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। मुद्रा गुणक की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों एक बार एक प्रश्न में गलत बता दिया था, ठीक है, उल्टा बता दिया था। जो M0 है इसका संबंध जो है वो रेड्डी समिति से है। ठीक है, इसका संबंध जो है वो रेड्डी समिति से है। और जो M1, M2, M3 और M4 है, इसका जो संबंध है ये चक्रवर्ती समिति से है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, शायद मैंने इसको उल्टा बता दिया था, मतलब बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अब वो प्रश्न आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या उत्तर होगा? ए बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो मुद्रा गुणक के इज इक्वल टू क्या होता है? M अपान H होता है। M क्या है, H क्या है भैया? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि प्राथमिक मुद्रा की मात्रा और मूल मुद्रा की मात्रा, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मुद्रा गुणक निम्नलिखित के बीच अनुपात प्रकट करता है, प्राथमिक मुद्रा की मात्रा तथा मूल मुद्रा की मात्रा। तो जब मैं क्लास ले रहा था तो अगर जो आपकी मेमोरी में ये बात फीड हो गई होगी तो उसको डिलीट कर दीजिए। M0 का संबंध है रेड्डी समिति से और M1, M2, M3, M4 जो है वो चक्रवर्ती समिति से है। ठीक है, तो चक्रवर्ती कैसे याद रख सकते हैं यार? देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहा है ना, M1, M2, M3, है ना? तो इसका संबंध चक्रवर्ती समिति से हो जाएगा और रेड्डी मतलब M0 है, ये रेडी है। ठीक है, तो मतलब कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए सर।
चलिए, कि किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए? क्या होगा? हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग के दिमाग में फीड हो गई होगी वो बात। चलिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। क्या याद आना चाहिए सर? क्या याद आना चाहिए बताइए? सी बोल रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मिल्टन फ्रीडमैन की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। फ्रीडमैन साहब का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो अगर जो मुद्रा की मांग के सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मुद्रा की मांग का सिद्धांत सबसे पहले हम लोग फ्रीडमैन को ही पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई दम नहीं रह जाता है, वो बहुत आसान हो जाते हैं। अगला प्रश्न, एम भी इज इक्वल टू पीटी, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर में दोगुने की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आती है। चलिए सर जी, झारखंड पीजीटी का कोई अपडेट न्यूज? नहीं भाई, झारखंड वाले जितने लोग भी हैं शांति से पढ़ाई करिए, है ना, शांति से बस पढ़ाई करिए। अभी इतना जल्दी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 3-4 महीने से पहले कुछ होने वाला नहीं है ना। अब नई नियोजन नीति बनेगी, नया फॉर्म आएगा, नए तरीके से भरेंगे लोग, फिर थोड़ा वो लंबा प्रोसेस होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? कितने लोग ये बोल रहे हैं भैया? सभी लोग ये बोल रहे हैं डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, और कोई भाई? तो बिल्कुल सही है सर, कि निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में काले धन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है? तो इसे हम बोलते हैं विमुद्रीकरण, अर्थात इंग्लिश में डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं, जो दोस्तों बहुत ही चर्चित था। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पुरानी नोट होती है, पुरानी नोट को हम क्या कर देते हैं, जो पुरानी नोट प्रचलन में होती है, जो पुरानी नोट प्रचलन में होती है उसको बंद कर देते हैं। जैसे 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया और नई नोट हम छापते हैं। ठीक है, नई नोट हम आरबीआई से कहता है सरकार की भैया नई नोट छाप दीजिए। तो जो लोग स्विस बैंक के लाकर में ले जाके करोड़ों अरबों रुपए रखे हैं, उनकी नोट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। या तो ये स्वीकार करें कि हमारे पास इतना पैसा है, और नहीं तो फिर क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा न्यूज आ रहा था कि करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों 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 रुपए पानी में बहा दिए गए। तो इसलिए बहा दिए गए क्यों? क्योंकि भैया अगर जो उतना सरकार के पास ले जाएंगे तो सरकार तुरंत क्या करेगी? हथकड़ी पहना देगी। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि इस मामले में कर विवर्तन संभव नहीं होता है। कर विवर्तन क्या होता है सर? किसको किसको पता है कर विवर्तन क्या होता है? इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। कर विवर्तन से ऐसे क्या होता है? यही तो होता है कि ऐसा टैक्स जो जिसको टाला ना जा सके, ऐसा टैक्स जिसको आप टाल ना सके। ठीक है, कर विवर्तन जो होता है वो अग्रगामी भी होता है और पश्चगामी भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक आप उद्यमी हैं और अगर जो कोई वस्तु एक्स का उत्पादन कर रहे हैं, तो जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जब सरकार आपके ऊपर कर लगा रही है, सरकार अगर जो आपके ऊपर टैक्स लगा रहा है, तो ये पश्चगामी भी कर सकते हैं आप। मतलब क्या कर सकते हैं कि ये जो अगर जो 2 रुपए टैक्स सरकार बढ़ा रही है ना, तो जिससे आप कच्चा माल खरीद रहे हैं ना, उससे आप कहेंगे कि नहीं भैया, अब हम 10 रुपए में ले रहे थे, अब आपसे 8 ही रुपए में लेंगे, नहीं तो हम आपसे नहीं लेंगे। तो आप या तो इसके ऊपर टाल देंगे, या जब आप यहाँ पे उत्पादन करके मार्केट में उतारेंगे तब आप किसके ऊपर टाल देंगे? आप जो उपभोक्ता होगा उसके ऊपर टाल देंगे। 10 रुपए की साबुन अगर जो मार्केट में मिल रही है तो उसको 12 रुपए की कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन किसके अंतर्गत कर विवर्तन संभव नहीं हो पाएगा? तो कर विवर्तन जो होता है सर, वो आयकर के अंतर्गत, अर्थात जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, उन करों का कर विवर्तन आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं, सैलरी पाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भैया हम सैलरी में से टैक्स नहीं देंगे।
ठीक है। लेकिन जो बिक्री कर है, जो उत्पाद शुल्क है और जो मनोरंजन कर है, इसको टाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। ठीक है सर, हम जब 8 में पढ़ रहे थे तभी टीजी तैयारी करनी। यहाँ पे जितने लोग भी हैं ना, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कर सकता हूँ कि जिंदगी में आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना है ना। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अक्सर वही लोग देते हैं जो लोग बहुत जगहों से थक जाते हैं। लाइफ उनकी क्या होती है, बहुत स्थिर हो जाती है। या तो जो प्राथमिक विद्यालय में टीचर हुए, या जो बहुत बहुत भटकाव हुआ जिंदगी में। कभी आपने सोचा था इंटर में, कभी आपने ग्रेजुएशन करने के बाद सोचा था कि हम टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देंगे? वो तो जब आप मास्टर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद लगता है अच्छा एक एग्जाम और है जिसे हम टीजीटी पीजीटी बोलते हैं, उसको दिया जा सकता है। और वाकई में अगर जो आप पहले से प्लानिंग करें तो टीजीटी पीजीटी में नौकरी मिल सकती है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कितने लोगों ने सोचा होगा कि हम क्या करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कुछ लोग आईएएस की तैयारी किए होंगे, कुछ लोग पीसीएस की तैयारी किए होंगे, कुछ लेखपाल, कुछ पुलिस वाले भी होंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रास्फीति दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति को अपनाना चाहिए। आपके हाई स्कूल के समय में या ग्रेजुएशन के समय में अगर जो आपको कोई सलाह दे देना कि पीजीटी की तैयारी करो, तो फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपको लगेगा हम पीजीटी करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, हम मेडिकल सेक्टर में जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए कि मुद्रास्फीति दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति को अपनाना चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, थोड़ा आराम से करिए, है ना। मुद्रास्फीति दबाव को अगर जो आपको नियंत्रित करना है, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। सट्टा विनियोग की दशा को आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, ताकि अप्रत्याशित आय लोग न कमा पाए। जब अप्रत्याशित आय लोग कमाएंगे तो उनकी आय में जब बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो अपने मांग को बढ़ाएंगे, और जब मांग को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ेंगी। इससे क्या आ जाएगा, महंगाई आएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलेंगे। सीधी सी बात। अनुत्पादक विनियोग को नियंत्रित करना, सर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुत्पादक विनियोग को नियंत्रित करना। कुछ लोग कहते हैं सर मुद्रास्फीति जब होती है ना तो सरकार विनियोग नहीं करती है। अरे नहीं सर, मुद्रास्फीति क्यों आती है? क्योंकि जो पूर्ति होती है वो हो जाती है कम, अर्थात जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है और जो मांग हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से वस्तुओं की कीमतों बढ़ जाती हैं। उत्पादन कम होगा, मांग बढ़ेगा, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी क्योंकि कम वस्तु मार्केट में है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति के समय सरकार क्या करता है, विनियोग करता है, लेकिन जो अनुत्पादक विनियोग होते हैं, ठीक है, जिसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है, जिससे लोगों की मांग की पूर्ति नहीं की जा सकी, ऐसे प्रकार के विनियोग गवर्नमेंट नहीं करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए विनियोग करता है ताकि पूर्ति अगर मांग अगर जो ज्यादा है तो पूर्ति भी ज्यादा किया जा सके। तो इसको संतुलित करने का प्रयास किया जाता है और उत्पादक विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो वही मैं बात आपको बता रहा था। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं, ए और उपरोक्त सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है ना। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की आपकी दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी से वहां पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं,
टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, अरे यार कहाँ से प्रश्न आएगा, अगर जो जिस जिस हिसाब से, जिस वे में मैंने सारी चीजों को अरेंज किया है, उसी तरीके से आप चीजों को फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच अलग है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच अलग है, एमपी सेट का बैच अलग है, ठीक है, जीआईसी का भी बैच शुरू होने वाला है। तो दोस्तों एडमिशन स्टार्ट है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए, इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भैया? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं करारोपण, अच्छा, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, करारोपण का सिद्धांत किसने दिया था, किसको किसको याद आ रहा है, सच्ची सच्ची बताइएगा। करारोपण के 4 नियम किसने दिए थे? एडम स्मिथ साहब ने, ठीक है, एडम स्मिथ साहब ने करारोपण के 4 नियम दिए थे, कौन कौन थे आपको याद आना चाहिए। उसके बाद सार्वजनिक व्यय की बात करें तो इसकी बात कौन करता है? डाल्टन साहब करते हैं, ठीक है। तो करारोपण से सरकार क्या करता है? आय प्राप्त करता है, आपके ऊपर कर लगा के सरकार आय प्राप्त करता है, ताकि सरकार को आय कर हो, फिर इस आय को सरकार क्या करता है? व्यय करता है, क्यों? क्योंकि देश का संरचनात्मक विकास हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सड़क, ये सारी चीजें बेहतर हो सके, और जब ये सारी चीजें बेहतर होंगी तो लोगों के अंदर स्वायत्त निवेश की भावना विकसित होगी, तो डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा करारोपण का प्रमुख उद्देश्य है? करारोपण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है भैया बताइए? करारोपण का चलिए, निम्न में से कौन सा करारोपण का प्रमुख उद्देश्य है? चलिए, सरकार क्यों लगाती है भैया कर? सरकार को क्या कोई ऐसा है कि क्या सरकार को शौक लगा हुआ है कि आपका पैसा अपने पास रखे? ऐसा कुछ तो है नहीं। सरकार करारोपण क्यों लगाती है, आपके ऊपर टैक्स क्यों लगाती है? आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार अपने राजस्व को, अपने आय को, अर्थात राजस्व को बढ़ाना चाहती है। तो जब सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार इस आय को व्यय करेगा, कहां पे? अर्थव्यवस्था में, ठीक है, व्यय करेगा। तो फिर वही बात बोलूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सब कुछ बेहतर होगा, तो लोगों के अंदर निजी निवेश की भावना विकसित होगी। अगला प्रश्न, कि किसी देश के भुगतान संतुलन में निम्न में से कौन कारक असंतुलन को ठीक नहीं कर सकता है? थोड़ा आराम से करिएगा सर, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है भाई। गलत करेगा क्या कोई? कोई गलत करेगा क्या? चलिए, शाहिद अली जी, रत्नेश कुमार जी, बबीता त्यागी जी, राजेश कुमार जी, संतोष जी, आरिफा बेगम जी, अफसाना सिद्दीकी जी, सुनीता तिवारी जी, अंशु जी, मौसम कुमारी जी, अनिल जी, विकास कुमार मिश्रा जी। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। ए क्यों छोड़ दिए भैया? ए भी बोल दीजिए, ए भी बोल दीजिए, इतना सारा उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो उत्तर नंबर सी, जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा सर, कि किसी देश के भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन कारक असंतुलन को ठीक नहीं कर सकता है? भुगतान असंतुलन की स्थिति कब आती है? जब हम क्या करते हैं? जब हम निर्यात कम करते हैं, ठीक है, निर्यात हम कम करते हैं और आयात हम ज्यादा करते हैं। तो जब हम दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगवाते हैं तो इससे क्या होता है? हमें विदेशी मुद्रा का लॉस होता है, और जब निर्यात कम करेंगे तो उससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है? हानि का सामना करना पड़ता है, ठीक है, हमारा भुगतान होता है वो असंतुलित हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में अगर जो हम आयात शुल्क में कटौती करेंगे ना, तो आयातों में वृद्धि हो जाएगी और हमको भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, आयात में कमी लानी होगी और निर्यात में वृद्धि करना होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर रहा है कि ठीक नहीं कर सकता है। ठीक करना हो तो आयात को कम करना है और निर्यात को बढ़ाना है, लेकिन ठीक नहीं करेगा तो हम आयात शुल्कों में कटौती करके ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयात शुल्कों में कटौती करेंगे तो आयात हमारा बढ़ेगा और वस्तु हमारे देश में आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो थोड़े बहुत ढीले पड़ चुके हैं, यार जब एग्जाम आएगा तो पढ़ा जाएगा। ठीक है, सफलता पानी है तो निरंतर प्रयास करिए, अदरवाइज ये सोच रहे हैं कि डेट आ जाएगा तैयारी किया जाएगा, तो अगर जो पढ़ाई आप छोड़ देंगे तो फिर आपको शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा और शुरू से स्टार्ट करके आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जीतता वही है जो निरंतर प्रयास करता रहता है। लगातार पढ़ते रहिए, है ना, कभी भी ऐसा महसूस ना करिए कि एग्जाम का डेट आने का क्या है, कभी भी आ सकता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, सीधी सी बात है, क्या उत्तर होगा? इसे क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? विश्व के ऋण की सुलभ खिड़की बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसे? इसलिए बोला जाता है सर, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दीर्घ काल के लिए बहुत ही कम या ना के बराबर ब्याज दर पे ऋण प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये विश्व बैंक की सहायक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं। और ये कब दोस्तों अस्तित्व में आया? ये आया 1960 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी देश के लिए एक स्थिर विनिमय दर वांछनीय है, क्योंकि क्यों वांछनीय है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, कि किसी देश के लिए एक स्थिर विनिमय दर वांछनीय है। और दोस्तों इस क्लास का पता है, ये इस क्लास की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी ना जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। मैं इतना मेहनत और इतना प्रयास करता हूँ ना कि ये मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ ना कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न आपको लगेगा कि ये तो सब हमने प्रश्न किया है। मैक्सिमम प्रश्न आपको लगेगा, एक दो प्रश्न अगर जो एक्सेप्शन हो जाए तो वो बात अलग की है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आपको लगेगा वहां पे कि हमने तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे किया है। लेकिन कितने सीरियस होके किया है, अब वो सीरियसनेस आपको उस टाइम ऐसा लगेगा ना कि यार काश थोड़ा और सीरियस होकर चीजों को देख लिए होते, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किसी देश के लिए एक स्थिर विनिमय दर वांछनीय होता है, क्यों होता है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सी नहीं बोलेंगे क्या? कोई सी नहीं बोलेगा? सी कोई नहीं बोलेगा? अच्छा भैया डी बोलेंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि एक देश के व्यापार, एक देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती है और एक देश के नियोजित आर्थिक विकास में सहायता देती है और यह अंतरराष्ट्रीय ऋण प्रवाह में अबाध्य रूप से सहायता करती है। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और आज हमने टेलीग्राम पे जो क्विज लिया है, टेलीग्राम पे अब मैं रोज आपका क्विज लूंगा, वहां पे रोज क्वेश्चन डाले जाएंगे। बहुत सारे लोग इजी से प्रश्न को गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी लोग अटेम्प्ट जरूर किया करिए उन प्रश्नों को, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे अब रेगुलर मेरे द्वारा आपको क्या किया जाएगा कि क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, आपको बताना है कि क्या उत्तर उसका सही होगा। तो एक छोटा सा, चलिए उसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। इजी सा प्रश्न है, चलिए बताइए। एक सामान्य बाजार जहां सदस्य देश बृहद आर्थिक एवं विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं उसे संबोधित करते हैं, ठीक है। इजी सी बात है, ठीक है, इजी सी बात है सर। अगर जो आपने इस शब्द को ठीक तरीके से समझ लिया
तो आप इसका उत्तर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए इजी सी बात है, एक सामान्य बाजार जहां सदस्य देश बृहद आर्थिक एवं विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं और उसे संबोधित करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे आर्थिक संघ बोलेंगे। तो आर्थिक संघ में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे देश इकट्ठा होते हैं और वो इस बात पे विचार करते हैं, इस बात पे नियम और कानून बनाते हैं कि हम किस तरीके से एक देश से दूसरे देश के व्यापार को सुगम बना सकते हैं। ठीक है, हमारी सीमाएं क्या होनी चाहिए, ठीक है, हमारी बाध्यता क्या होनी चाहिए, हमको किस प्रकार से कलेक्टिव लाभ ज्यादा करना है, इन सारी बातों पे क्या जो संघ बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक संघ बोलते हैं। तो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? और इतने लोग क्लास देख रहे हैं भैया, लाइक शेयर क्यों इतना कम है? इतने सारे लोग, जितने लोग लाइव देखते हैं ना उतना भी लाइक नहीं होता है। मैं आपके लिए 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, क्या आप एक बार लाइक के बटन को हिट नहीं कर सकते हैं, क्लिक नहीं कर सकते हैं? हाँ, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन जितने लोग क्लास देख रहे हैं ना उतना भी लाइक नहीं है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन 2 क्लासेस अब आपकी होती है, सुबह में 10 बजे, शाम को 7 बजे। ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। प्रस्ताव वक्र के माध्यम से इसकी याद आनी चाहिए सर, एजवर्थ। ठीक है, एजवर्थ और किसकी? मार्शल की। ठीक है, एजवर्थ और मार्शल साहब ने प्रस्ताव वक्र की बात की थी। तो निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र जो है वो प्रस्ताव वक्र कहलाता है। और प्रस्ताव वक्र की अवधारणा एजवर्थ और मार्शल ने, सबसे पहले एजवर्थ ने, बाद में मार्शल ने। अगला प्रश्न, मार्शल लर्नर शर्त संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है। यहीं पे हम क्या पढ़ते हैं? 3 केस पढ़ते हैं, याद आना चाहिए। ई एक्स प्लस ई एम जब ग्रेटर देन होता है 1 के, ई एक्स प्लस ई एम जब इज इक्वल टू होता है 1 के, और ई एक्स प्लस ई एम जब लेस देन होता है 1 के। चलिए भैया बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो जो क्या होता है दोस्तों, इन्होंने बेसिकली क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि व्यापार अगर जो असंतुलित है तो व्यापार असंतुलन को अवमूल्यन के द्वारा हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मार्शल लर्नर ने क्या कहा था कि अगर जो व्यापार असंतुलित है, ठीक है, तो व्यापार के असंतुलन को हम अवमूल्यन के द्वारा किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, यही बात उन्होंने बताई और 3 कंडीशन को बताया। ठीक है, तो क्या होगा भैया कि जब ये वाली कंडीशन होगी तो अनुकूल व्यापार शर्त होगी। ये वाली कंडीशन क्या होगी? अनुकूल व्यापार शर्त होगी जब ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन होगा 1 के। ठीक है, और जब इज इक्वल टू होगा ये ई एक्स प्लस ई एम, तो ये किसकी बात करेगा? ये स्थिर व्यापार शर्त होगी। और ई एक्स प्लस ई एम जब लेस देन होगा 1 के, तो ये कैसा होगा? ये प्रतिकूल व्यापार की प्रतिकूल दशा होगी, है ना। तो 2 बातों को ध्यान से याद रखिएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। गलत आज के बात कभी ना करिएगा। मार्शल और लर्नर साहब ने ये बताया कि अगर जो व्यापार असंतुलित है, मतलब आप ठीक तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अवमूल्यन के कारण ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अवमूल्यन करके ठीक किया जा सकता है। और उन्होंने 3 समीकरण बताए। अब उसमें इन्होंने कहा कि ई एक्स प्लस ई एम अगर जो ग्रेटर देन 1 के होगा तो इसका मतलब कि व्यापार शर्त देश के अनुकूल है। ठीक है, जब ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू 1 होगा तो व्यापार शर्त क्या है? स्थिर है।
और ई एक्स प्लस ई एम जब लेस देन 1 के होगा तो व्यापार शर्त कैसी है, प्रतिकूल है। तो इस बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, जे वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार नहीं बहुत बार ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए सर बता दीजिए कि जे वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन कब सहायक होता है। चलिए आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जे वक्र संकल्पना के अंतर्गत क्या कहा गया कि जब कोई देश अगर जो अवमूल्यन करता है, जब कोई देश अवमूल्यन करता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर जो कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो जो प्रारंभिक दौर होगा ना, प्रारंभिक जो दौर होगा, जो प्रारंभ होगा, इसमें भुगतान शेष असंतुलित हो जाएगा। भुगतान शेष जो होगा, भुगतान शेष जो होगा वो प्रारंभ में असंतुलित हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद दीर्घ काल में ये क्या हो जाएगा, दीर्घ काल में ये क्या हो जाएगा, स्वतः ही संतुलित हो जाएगा, ठीक है, स्वतः ही क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो छोटी सी बात है सर, आपको ध्यान रखना है, इजी सी बात है कि जे वक्र संकल्पना के अनुसार ये कहा गया है कि अगर जो कोई देश अवमूल्यन करता है, अगर जो कोई देश अवमूल्यन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक दौर में भुगतान असंतुलन में वृद्धि होगी, मतलब प्रारंभिक समय में भुगतान असंतुलन में वृद्धि देखने को मिलेगा, लेकिन दीर्घ काल में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये क्या होगा, भुगतान शेष जो भुगतान असंतुलन जो होगा वो ठीक हो जाएगा या उसमें कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, केवल दीर्घ काल में, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत सबको मान्यता देता है सिवाय इसके। चलिए भैया, चलिए चंद्रशेखर जी, अरुधत्ती जी, सरिता कश्यप जी, अंशु वर्मा जी, सदानंद मिश्रा जी, अदिति जी, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मजा आ रहा है कि नहीं आज के सेशन में, मजा आ रहा होगा, ठीक है, मजा आना चाहिए, है ना, मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का कोई बहुत मजा नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूं ना कि कैसे बीत जाए समय, 2 घंटे आपको पता ही नहीं चले, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, और ये तभी संभव है जब आप एकदम लग जाएंगे कि पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि पढ़ रहे हैं, ऊपर से व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया, क्या यार चलो थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप चला ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी पढ़िए इत्मीनान से कि पढ़ना है, जिंदगी में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो किसी न किसी रीजन से तैयारी कर रहे हैं, तो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण तो आपका यही सबसे महत्वपूर्ण तो पढ़ना ही है ना। तो जो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है उस पर सबसे ज्यादा समय देने की जरूरत होती है, और यही लोग गलती कर जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस पर सबसे कम समय देते हैं। तो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत सबको मान्यता देता है सिवाय इसके। किसने दिया था सर, सबको पता होगा, रिकार्डो साहब ने दिया था, ठीक है। दो देश व्यापार क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है, इसलिए दो देश व्यापार करते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली ठीक है सर, 100% ठीक है। चलिए, जिस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता था आरिफा बेगम जी के द्वारा दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त सभी। ये समझ चाहिए भैया कि ऐसा नहीं कि दिया है ऑप्शन तो सही ही होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 प्रश्न गलत होते हैं आपके पेपर में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है। अगर जो रिकार्डो साहब की मान्यता को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि यातायात लागत होता ही नहीं है, अर्थात जब हम व्यापार करते हैं तो यातायात लागत को शामिल नहीं करते। उत्पत्ति के दो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, उत्पत्ति के 2 साधन ये बताते हैं, देयर इज नो डाउट। तकनीकी स्थिर है, स्टेबल है, अर्थात तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता है, 2x2 मॉडल इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो ये जितने भी मान्यताएं दी गई हैं, ये सारी की सारी मान्यताएं
तुलनात्मक लागत सिद्धांत में रिकार्डो साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ई दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शायद सुनीता तिवारी जी आपने भी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अगला, विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है। अब इस प्रश्न को तो हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। विपरीत भुगतान संतुलन को हम कैसे सुधार सकते हैं, इजी सा प्रश्न है, अभी बात कर रहे थे इस पे हम लोग, ठीक है। विपरीत भुगतान संतुलन को हम कैसे सुधार सकते हैं भैया? असंतुलन कब होता है? असंतुलन तभी तो होता है ना कि जब हम आयात ज्यादा करते हैं, मतलब दूसरे देश से अपने देश में वस्तुओं को ज्यादा लाते हैं और निर्यात कम करते हैं, अर्थात अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के कम बेचते हैं। तो आयात ज्यादा करेंगे तो विदेशी मुद्रा का लास्ट समय क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हमारा भुगतान असंतुलित हो जाएगा। यहाँ हम लॉस ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे हम कमा कम रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट कम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अवमूल्यन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अवमूल्यन करते हैं, पुरजोर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम चलाते हैं ताकि क्या किया जा सके कि निर्यातों में वृद्धि कैसे की जाए। जो प्रोडक्ट, जिन वस्तुओं का हम उत्पादन कर रहे हैं उन वस्तुओं को विदेशी बाजार में ले जाकर के कैसे हम बेच पाए। साथ ही साथ हम क्या करते हैं? आयात प्रतिस्थापन करते हैं, अर्थात हम कम से कम वस्तुओं को अपने देश में मंगाएं, ठीक है, बाहरी वस्तुओं को कम से कम मंगाएं, जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति हम अपने ही देश के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के द्वारा कर सकें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी के द्वारा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साधन विन्यास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अब साधन विन्यास सिद्धांत आपने जानते होंगे, इसने ये बात कही थी सर कि एक देश को उन वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए जिसका संसाधन उस देश में ज्यादा है। मतलब अगर जो आपके देश में अगर जो कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो जो कच्चे माल होंगे, अर्थात जो संसाधन आपके पास सबसे ज्यादा हैं, उसी संसाधनों का उपयोग करके आप उत्पादन करिए और आप उसको विश्व बाजार में बेचिए, अर्थात निर्यात करिए। अर्थात जो प्रचुर मात्रा में, जैसे भारत में क्या है, गेहूं है, चावल है, दाल है, ठीक है, तो ये प्रचुर मात्रा में हमारे पास है। तो इनके अनुसार की जो प्रचुर मात्रा में साधन आपके पास है, संसाधन है, उन्हीं के सहायता से आप उत्पादन करके उसका निर्यात करिए, मतलब विश्व बाजार में बेचेंगे, तभी जाकर के आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होने वाला है। तो किसने कहा था सर? ये कहा था वर्टलिन ओहलिन साहब ने कहा था। सबको पता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली 100% राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अल्प बचत कोष में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अब ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, क्या होगा? चलिए बताइए कि निम्न में कौन राष्ट्रीय अल्प, देखिए चीजों को ना आराम से जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत मतलब ये जितनी भी थियरी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, जितनी भी थियरी है वो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। हैबरलर की औसर लागत को आप कर सकते हैं, आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेक्सर ओलिन सॉरी अभी हमने ओलिन को देखा था, तो उसमें आप देख सकते हैं साधन विन्यास की बात करते हैं। तो जिसके पास जो रहेगा उसी से तो वस्तुओं को उत्पादित करके वो क्या करेगा? विश्व मार्केट में बेचेगा। बहुत कॉमन सी बात है। रिकार्डो साहब का पढ़ते हैं तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, तो उसमें यही तो होता है कि जो प्रोडक्ट को बनाने में आपकी लागत कम हो, दूसरे देश की लागत ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यापार होना चाहिए। तो यही तो होता है ना भाई, छोटी छोटी बात है। अगला प्रश्न, डी बोल रहे हैं सभी लोग डी बोलेंगे। अच्छा भाई, डी के अलावा कोई और है? नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है तो अच्छी बात है। कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अल्प बचत कोष में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ा एक छोटा सा नोट्स आपको बनाना चाहिए। अब ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा लिख के रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अल्प बचत कोष है उसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आती है, डाकघर सावधि जमाएं आती हैं, किसान विकास पत्र आता है, सुकन्या समृद्धि योजना आती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना आता है, ठीक है। इसमें व्यापारिक बैंकों की
अवधि जमाएं नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन 8 आधारभूत उद्योगों के समुदाय में सम्मिलित नहीं किया जाता? ये बढ़िया सा प्रश्न, ये बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। 8 आधारभूत उद्योग है ना हमारे, उसमें से किसको शामिल नहीं किया जाएगा, बता दीजिए। इजी सी बात है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 8 आधारभूत जो उद्योग हैं उसमें रिफाइनरी शामिल है, तो रिफाइनरी उत्पाद शामिल है, विद्युत शामिल है, इस्पात शामिल है, कोयला शामिल है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, ये सब शामिल है। लेकिन उसमें सर कपड़ा शामिल नहीं है, टेक्सटाइल शामिल नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? चलिए भैया, स्टार्टअप योजना मोदी जी ने शुरू किया था ना, तो बताइए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सीधी सी बात है यार, गलत नहीं करना। कब शुरुआत हुई थी? 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? अच्छी बात है भाई। कि नव परिवर्तन को विकसित करना है। अब ये नव परिवर्तन को देखते आपको शुपीटर साहब की याद आ जानी चाहिए थी। ठीक है, दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि को प्रेरित करना, आपको यहाँ पे आपको किसकी याद आनी चाहिए? आर्थिक समृद्धि को प्रेरित करना। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन कौन याद आ जाने चाहिए थे? यहाँ पे आपको याद आने चाहिए रोजिस्टीन रोडान साहब याद आ जाने चाहिए, यहाँ पे आपको रेगनर नर्स साहब याद आ जाने चाहिए। ठीक है, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन, इधर जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो इतना पढ़ते आपको याद आ जाने चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य क्या है? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है सर, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। तो देख लेते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को राष्ट्रीय आय का 2.5% करना, एब्सोल्युटली ठीक है। प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड करना, एब्सोल्युटली सही है। जिला स्तर पर अधिकांश द्वितीयक देखरेख प्रदान करना, ये भी सही है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं ना, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, इस सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठिए ना, तो आप ऐसे मत सोचिए ना कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे कॉपी किताब लेके बैठते हैं ना, जैसे लगता है कि यार उनके ऊपर कोई बोझ डाल दिया है ना। ये अपने हैं, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रही है, कॉपी आपका है, किताब आपका है। ठीक है, तो उसको एक अपनत्व के भाव से पढ़िए, उसको एक अपनत्व के भाव से पढ़िए। और शिक्षा ऐसी चीज होती है ना कि अगर जो आप एक बार शिक्षा ग्रहण कर लेंगे ना, तो जिंदगी भर ये आपको ब्याज देने वाला है, जिंदगी भर आपको ब्याज देने वाला है ये। ठीक है, मतलब मुनाफा डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। और अगर जो 90 साल की अवस्था में, ठीक है, अपने क्या होते हैं कि अपने बेटे के बेटे को भी अगर जो कोई थियरी आप एक बता देंगे ना, तो वो जो छोटा सा बच्चा होगा ना, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, है ना। वो आपकी क्या करेगा? बहुत रिस्पेक्ट करेगा, कहेगा कि वो हमारे इंस्पिरेशन थे, उन्होंने हमें प्रेरित किया। ठीक है, तो कभी भी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाता है। और ट्राई बेस्ट करिए, अगर जो मेहनत करके हारेंगे जिंदगी में ना, तो कभी इस बात का आपको पछतावा नहीं होगा ना कि यार कहाँ से हो गया होता। मेहनत करके हारेंगे तब तक आप जिंदगी को इतना ठीक तरीके से देख चुके होंगे
कि फिर दुनिया क्या कह रही है, क्या समझ रही है, आपको कोई उससे असर ही नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न कि सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भैया? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, बिल्कुल। सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी सभी लोग बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही है भैया, समाज को न्याय मिले, गरीबी घटाने के दृष्टिकोण से और न्यूनतम जीवन स्तर के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपके आइडियल यार कोई भी हो सकता है, अगर जो हमारी बात कोई करे कि आपने जिंदगी में मतलब कहाँ से बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि कार्य करने की क्षमता कहाँ से आती है, तो मेरे जो दादाजी थे वो 95 साल की अवस्था में, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने 95 साल की अवस्था में भी ऑक्सफोर्ड की किताब को छोड़ी नहीं, और 95 साल की अवस्था में भी वो इंग्लिश बोलते थे, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं वो बात अलग है कि आदमी घर में रहता है तो उतनी वैल्यू नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें टिक करती हैं, है ना। वो 95 साल की अवस्था में किताब लेके बैठे हैं, पूरा दिन भर या तो किताब पढ़ रहे हैं या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि अच्छी इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि यार वो क्या है हमारे लिए, वो एक भगवान के ही रूप है जो मुझे बहुत कुछ सिखा के चले गए, और उनकी वो सारी सीख हमें जिंदगी भर याद रहेगी। और अगर जो मैं उनके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो यही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। अगला प्रश्न कि वस्तु का मांग वक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ बोल रहे हैं कीमत उपभोग वक्र। और कोई भैया? कीमत उपभोग वक्र। और कोई? और कोई? और कोई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कीमत उपभोग वक्र के द्वारा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि वस्तु की मांग वक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो कीमत उपभोग वक्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार हो सकती है, ये तर्क किसने दिया था? ये तो बहुत आसान सी बात है। चलिए, हाँ इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार हो सकती है, यह तर्क किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं। और कोई? कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार हो सकती है, ये तर्क किसने दिया सर? किन्स ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? आप लोग के चक्कर में मैं भी गलत कर दिया है ना। ये कैसे हो जाएगा? ये क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार होता है, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये बात जो कहना है वो जेम्स टोबिन साहब का कहना है। किसका कहना है? ये जेम्स टोबिन का कहना है, ठीक है। किसका कहना है? जेम्स टोबिन का कहना है कि मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार होता है, ये जेम्स टोबिन साहब कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जेम्स टोबिन और बॉमल, ये दो अर्थशास्त्री है। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किन साहब ने कहा कि मुद्रा की मांग जो होती है वो 3 उद्देश्य के लिए होती है। उन्होंने ये कहा कि मुद्रा की मांग जो होती है वो 3 उद्देश्य के लिए होती है। लेन देन उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य या सट्टा उद्देश्य। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, क्या हुआ? मैं कमेंट आप लोगों की नहीं पढ़ पाया, क्या हुआ? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सामान्य लाभ निम्नलिखित में से किस उत्पादन लागत का अंग है? इजी सी बात है भाई, बताइए। सामान्य लाभ निम्नलिखित में से किस उत्पादन लागत का अंग है? डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही है। कितने लोग डी बोल रहे हैं, कितने लोग सी बोल रहे हैं? इतने सारे लोग गलत क्यों करते हो भैया? कुल मौद्रिक लागत जो होती है वो क्या होती है? कुल मौद्रिक लागत इज इक्वल टू क्या होता है? कुल मौद्रिक लागत इज इक्वल टू क्या होता है? स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें। ठीक है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना कि सामान्य लाभ निम्नलिखित में से किस उत्पादन लागत का अंग है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जो कुल मौद्रिक लागत होती है उसमें किसको किसको शामिल करते हैं? अस्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतों को शामिल किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे सामान्य लाभ दिया गया है, आप कुल मौद्रिक लागत की बात कर रहे हैं। भाई बात वही है, ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, बस बात वही है, थोड़ा सा शब्द का अंतर है ना। तो याद रखिएगा कुल मौद्रिक लागत इज इक्वल टू अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्री व्यय के नाम के सिद्धांत से जुड़े हैं? चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जो व्यय के नाम लगान सिद्धांत से जुड़ा है? मतलब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम लगान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो भैया उत्तर आ रहा है, लगान के अंतर्गत तो हम लोग दो ही अर्थशास्त्रियों को पढ़ते ही हैं। एक हम पढ़ लेते हैं मार्शल साहब को, जिनका क्या होता है? आभास लगान होता है। और रिकार्डो का क्या पढ़ते हैं? भेदात्मक लगान, भेदात्मक लगान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन दो अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका संबंध लगान से है? तो उसमें अल्फ्रेड मार्शल साहब हैं जिन्होंने आभास लगान की बात की थी, और दूसरे डेविड रिकार्डो साहब हैं जो भेदात्मक लगान की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र न केवल प्रकाशदायक है वरन फलदायक भी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। नोट्स बार बार पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज भी आपको दिए जा रहे हैं, ताकि टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्यूशन करिए आपकी तैयारी कैसी है
और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। एडमिशन ओपन है, ईमानदारी से आप एप्लीकेशन सारी चीजों को पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कलेक्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट का बैच चल रहा है, एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। पीकू साहब का ये कहना था कि अर्थशास्त्र न केवल प्रकाशदायक है वरन फलदायक भी है। ये बात किसने कही थी? पीगू ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं ना सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि जब अर्थव्यवस्था उत्कर्ष की ओर बढ़ रही होती है तो निम्नलिखित में से क्या एक नहीं होता है? उत्कर्ष के तरफ, मतलब उत्कर्ष के मतलब क्या? उत्कर्ष का मतलब क्या? कि विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था समृद्धि के पथ पे अग्रसर है। ठीक है, तो उत्कर्ष का शब्द हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? रोस्टो साहब की द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था अगर जो कोई विकास के पथ पे अग्रसर है तो उसको 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर और पांचवा अत्यधिक उपभोग, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि जब अर्थव्यवस्था उत्कर्ष की ओर बढ़ रही होती है तो निम्नलिखित से क्या एक नहीं होता है? बिल्कुल ठीक है। तो भैया जब उत्कर्ष की तरफ बढ़ रही है अर्थात मांग वो पूर्ति क्रियाशील हो रही है, वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही है, वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कीमत कभी गिर ही नहीं सकती है, कीमतों में वृद्धि होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो महंगाई होती है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत तेज नहीं बढ़ती है, वो 1% से लेकर के 5% के बीच में ही होती है। ठीक है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है, मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ती है, तो महंगाई धीरे बढ़ेगी तो कीमत गिरने का कोई क्या होगा? सवाल ही नहीं क्रिएट होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें मापने की इकाई निहित है? किसमें मापने की इकाई निहित है बताइए भाई। चलिए, क्या उत्तर होगा? थोड़ा सा सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करिए सेशन को, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर की संख्या कम, बहुत कम है। कल 10 बजे जरूर जुड़िएगा, है ना, 10 बजे से भी कल आपकी क्लास है। क्या बोल रहे हैं सर? मापने की इकाई निहित है, प्रतिस्थापन की लोच होती है। प्रतिस्थापन की लोच के अंतर्गत क्या होता है? पूंजी अनुपात में सापेक्षिक परिवर्तन अपान साधनों की सापेक्ष कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन, यही तो होता है ना दोस्तों प्रतिस्थापन की लोच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित, अच्छा ये क्या बोल रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान से दीजिए भैया, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सूची 1 को सॉरी सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है बता दीजिए भैया। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग ये बोल रहे हैं प्रकटित अधिमान सिद्धांत गिफिन वस्तु से संबंधित नहीं है भाई। चलिए, बिल्कुल, तो ये तटस्थता वक्र विश्लेषण से संबंधित है, ना कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बाकी आप जानते ही होंगे कि वस्तु विभेद एकाधिकार के अंतर्गत पाया जाता है। सीमांत उत्पादन का मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता संबंधित है, रहन सहन लागत उपभोक्ता का अतिरेक। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्री मांग के संदर्भ में जेबी से भिन्न सोचता था? कौन ऐसा है जो जेबी से भिन्न सोच रहा है भैया बता दीजिए। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग पता है कहां से कनेक्शन मिलाएंगे, कहां से पता है? कुछ लोग यहाँ पे किन्स को बहुत ही बेसब्री से ढूंढ रहे होंगे कि सर अगर जो किन्स आ जाते ना तो प्रश्न तो सॉल्व ही हो गया था। तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है, 3 बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 बातें कि जेबी से साहब क्या कहते हैं
कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करता है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन करता है, ठीक है। इसके बाद जो किन्स साहब आते हैं वो कहते हैं कि नहीं भैया, मांग अपनी पूर्ति का सृजन करता है। मांग क्या करता है? मांग अपनी पूर्ति का सृजन कौन करता है? उसके बाद आते हैं हमारे जेएस मिल साहब, ये वाले। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रत्येक विक्रेता आवश्यक रूप से क्रेता होता है, ठीक है। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रत्येक विक्रेता, क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि प्रत्येक विक्रेता आवश्यक रूप से क्रेता होता है, मतलब जो बेचता है वो खरीदता भी है, ठीक है। तो ये जेएस मिल साहब को भी आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों लोगों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्री मांग के संदर्भ में जेबी से भिन्न सोचता था? तो भिन्न सोचने का कार्य जो करते थे वो माल्थस साहब करते थे। ये तीन बातें ध्यान में रखिएगा, तीन बातें आप ध्यान में रखिएगा, तीन बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पूछा जाता है। से साहब करते हैं पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, जेबी से साहब कहते हैं, किन साहब कहते हैं मांग अपनी पूर्ति का सृजन करती है, और फिर ये जो जेएस मिल साहब हैं ये कहते हैं कि प्रत्येक विक्रेता आवश्यक रूप से क्रेता होता है। तो ये तीनों लोगों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है, जबकि माल्थस साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला, केंसियन दृष्टिकोण के अनुसार यदि सरकारी व्यय तथा केंसियन दृष्टिकोण के अनुसार यदि सरकारी व्यय तथा कर समान मात्रा में बढ़ाए जाए तो निम्नलिखित में से इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? चलिए भाई बता दीजिए। जो लोग भी लाइक शेयर नहीं किए हैं, आपसे मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, ठीक है, इजी सी बात है, ये बोलेंगे क्या? क्योंकि केन साहब तो समग्र मांग बढ़ाने की ही बात करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो केन साहब क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि यदि सरकारी व्यय तथा कर समान मात्रा में बढ़ाए जाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि समग्र मांग में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। लोगों के मांग में वृद्धि आ जाएगी, और इसको पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने समूह संतुलन का विचार विकसित किया? इजी सी बात है भाई, बच्चों वाली बात है। समूह संतुलन का विचार किसने दिया था बताइए? ठीक है, तो समूह संतुलन का जो विचार दिया गया था दोस्तों, वो चेम्बरलिन साहब ने दिया था। किसने दिया था? चेम्बरलिन साहब ने दिया था। क्या कहा था? इन्होंने एक ऐसे फर्मों के संगठन की बात की जो निकट, ठीक है, जो निकट स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चेम्बरलिन ने एकीकृत प्रतियोगिता सिद्धांत में निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के संगठन को समूह संतुलन के रूप में बताया। तो ऑप्शन नंबर समूह का नाम दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस बाजार प्रारूप में अनुकूलतम दशाओं में उत्पादन क्षमता के आधिक्य उपस्थित नहीं होते? ये तो बच्चों वाला प्रश्न। कोई गलत करेगा क्या भाई? आप गलत करेंगे? इसको गलत करेंगे क्या? बहुत इजी सा प्रश्न है, नहीं गलत करेंगे, मुझे पता है नहीं गलत करेंगे। क्या बोलेंगे भाई? बिल्कुल ठीक है, करेंगे। कुछ लोग गलत करेंगे, कुछ लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किस बाजार प्रारूप में अनुकूलतम दशाओं में उत्पादन क्षमता में आधिक्य उपस्थित नहीं रहेगा? अरे भाई, आधिक्य कहाँ उपस्थित नहीं होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यहाँ पे मांग और पूर्ति के आधार पे आपको उत्पादन करना पड़ेगा, मांग के आधार पे आपको उत्पादन करना होगा। और यहाँ पे आप कीमत को क्या करते हैं? कीमत को
आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जो फर्म जो उद्योगों के द्वारा कीमत निर्धारित की गई है उसी के आधार पे अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस आप उत्पादन करिए और मार्केट में सामान्य लाभ कमाइए। अगला इजी सा, कि तीव्र तथा व्यापक इच्छा जो नूतन व महंगे एप्पल फोन मोबाइल फोन खरीदने के लिए समझी जाती है, ये किस प्रभाव के अंतर्गत आएगा भाई, बता दीजिए मुझे। इजी सा प्रश्न है। चलिए, थानेश्वर जी, अमरेश यादव जी, शाहिद अली जी, दुलाल मंडल जी, अंकिता जी, सदानंद जी, बबीता त्यागी जी, राजन सिंह जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर सर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, गलत तो होगा नहीं। गलत होगा क्या, ये बोल रहे हैं सभी लोग? अच्छा भैया, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें ये होता है कि जब जो कीमती वस्तुएं होती हैं, जैसे एप्पल का फोन हो गया, इनकी कीमतों में जब वृद्धि आती है ना, तो बाजार के नियम के अनुसार समाज का एक तबका ऐसा होता है जो अपने मांग में कमी लाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज का एक तबका ऐसा भी होता है जो अपने मांग में वृद्धि कर देता है। अपने मांग में वृद्धि इसलिए करता है ताकि वो अपने आप को दिखा सके कि वो क्या है, अमीर है, ठीक है। तो जब कीमती वस्तुओं की, विलासिता की जो वस्तुएं होती है, इनकी कीमतें और बढ़े तो समाज का एक तबका क्या करता है, बाजार के नियम के अनुसार मांग में कमी लाता है, लेकिन वहीं बाजार का जो दूसरा तबका, जब बाजार में जो दूसरा समुदाय होता है उसको मांग में वृद्धि करता है। जैसे फॉर्च्यूनर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो फॉर्च्यूनर हो गया या एप्पल का फोन हो गया, जैसा कि उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 50,000 रुपए का एप्पल का फोन खरीद लेंगे ताकि उनको दिखाना हुआ होता है कि हम एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये स्नॉब प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न, कि एकाधिकारी निम्नलिखित में से क्या निर्धारित कर सकता है। चलिए, एकाधिकारी निम्नलिखित में से क्या निर्धारित कर सकता है, क्या उत्तर होगा भाई, क्या बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इजी सी बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा। ये देखिए, या तो कीमत को या तो उत्पादन को, एक बार में किसी एक को ही निर्धारित कर पाएगा, है ना। एक जो एकाधिकारी होता है, या तो जितनी मांग होगी बाजार में उससे कम क्या करेगा, उससे कम पूर्ति करेगा, अर्थात उससे कम उत्पादन करेगा। तो जब वस्तुओं की मांग ज्यादा है और पूर्ति कम होगी तो ऐसी स्थिति में वो अपने कीमत को ऊंचा कर करके क्या करता है, कीमतों को ऊंचा करके ज्यादा अप्रत्याशित लाभ कमाता है, ठीक है। जैसे कोविड काल में आपने देखा कि बहुत समय, एक एक 2-4 दिन ऐसा भी था कि जब क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे कि आप 50-50 रुपए का मास्क खरीद रहे थे, जो मास्क बाद में 10 रुपए में 2 बिकने लगे, वही मास्क आप स्टार्टिंग में 50 रुपए में खरीद रहे थे, ठीक है। तो एक अधिकारी क्या कर सकता है, या तो कीमत बढ़ाकर अपने लाभ को प्राप्त कर सकता है ज्यादा, या उत्पादन को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है, इच्छा पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का उत्तम उदाहरण है, इजी सी बात है, ठीक है, इजी सी बात है। क्या उत्तर होगा सर, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का उत्तम उदाहरण है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतियोगिता की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ा होगा कि यहाँ पे समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, अर्थात ये वस्तुएं रंग में, रूप में एक जैसी होती हैं। बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा सर कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि बाजार का ज्ञान सबको होता है, बाजार का ज्ञान सबको होता है, ठीक है। और कीमत का जो निर्धारण करता है वो उद्योग करता है। ये जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते होंगे, जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़े होंगे, मैंने सविस्तार से सारी चीजों को पढ़ाया है। तो जो ये गेहूं की मंडी है ना, ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि गेहूं का कलर, रंग, आकार सब एक ही जैसे तो होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम यह व्याख्या करता है कि खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय आय स्तर में वृद्धि के साथ घटता जाता है। इजी सी बात है भाई,
इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो गिफिन साहब ने समाज के एक लोगों को का अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि जब लोगों की आय बढ़ रही है ना, तो क्या हो रहा है कि जो उनका व्यय है वो भोजन पे या खाद्य पदार्थों पे आय की अपेक्षा कम हो रहा है। दूसरी कंडीशन में उन्होंने बताया कि जो कपड़ा है वो और मकान है, कपड़ा और मकान पर जो व्यय है वो क्या हो रहा है कि स्थिर रह रहा है, और जो विलासिता की वस्तु है उस पर व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, विलासिता की जो वस्तु है वो बहुत तेजी से बढ़, विलासिता की जो वस्तु है उस पर व्यय आप तेजी से कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या कहते हैं एंजल साहब, ये कहते हैं कि जब इन्होंने एक समाज का अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है ना, तो ऐसी स्थिति में जो खाद्य पदार्थ पर होने वाला व्यय है, खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने की चीजें हैं, उस पे वो व्यय को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, आय के अनुपात में, आय के अनुपात में जो कपड़ा और मकान है वो स्थिर है। ठीक है, और विलासिता की वस्तुएं ये लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मौद्रिक सिद्धांत की व्यापार श्रेणी में रखा जा सकता है। ये भी आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, हार्टे का सिद्धांत और हेयक का सिद्धांत। ठीक है, तो मौद्रिक सिद्धांत हार्टे का है और हेयक का है भैया सुपीटर साहब का नव परिवर्तन का सिद्धांत है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक हिग्स के व्यापार चक्र मॉडल का अवयव नहीं है। ये इजी सा प्रश्न है, चलिए भाई बता दीजिए। हिग्स की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोग भी वांछित समृद्धि दर की बात बोल रहे हैं सर, ये हैरेड डोमर मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं, ना कि दोस्तों हिग्स के व्यापार चक्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र की परिकल्पना नहीं है। जो क्लास जो क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें कौन सी परिकल्पना नहीं दी गई है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए भाई बता दीजिए, इजी सी बात है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, क्या? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना, इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो मुद्रा होता है ना, वो मुद्रा का एकमात्र कार्य क्या है, विनिमय का कार्य है। वो तो जब किन्स साहब आते हैं तब न बताते हैं कि मुद्रा और ब्याज दर में क्या संबंध है। तो इन्होंने ये कहा कि जो मुद्रा है ना, वो केवल और केवल विनिमय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति ब्याज दर को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सी परिकल्पना नहीं है। ये जो क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ये कहा कि मुद्रा जो होता है वो विनिमय का माध्यम है, दैट्स इट, अदरवाइज और कोई कार्य नहीं है मुद्रा का। तो यहाँ पे दिया है कि मुद्रा पूर्ति ब्याज दर को प्रभावित करता है, नहीं भैया ब्याज दर को प्रभावित नहीं करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की आपकी दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि दोस्तों सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, कहीं भी कुछ छूटेगा नहीं। ईमानदारी से सारी क्लासेस को वहां पे पढ़ते रहिए। इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, नोट्स को बार बार पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट को दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, एप्लीकेशन पे वो सारी चीजें पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है, एमपी सेट का अलग बैच चल रहा है, और बहुत जल्दी केबीएस, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड का भी बैच प्रारंभ होने वाला है।
तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कहीं भी कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। और फीस जो है वो 2000 रुपए है दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी के लिए, और एमपी सेट के लिए 2500 रुपए है। तो आपको इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना पड़ेगा, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। अगर जो कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स केवल चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है, अगर जो टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो वो भी अलग से अवेलेबल है। सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है मेरे द्वारा। टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, मेरा प्रयास जितना है, जितने तरीके से इकोनॉमिक्स कवर कराया जा सकता है, मैं पूर्णतः डेडिकेट होकर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एप्लीकेशन पे इतनी सारी चीज प्रोवाइड करा रहा हूँ, यूट्यूब पे इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टेलीग्राम में मैं आपको अब क्विज कराना प्रारंभ कर चुका हूँ। तो यार बस बने रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। बेहतर, धीरे धीरे चीजें बेहतर होती है। लर्निंग प्रोसेस जो होती है, लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है ना। तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैं आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 9 बज गए हैं और पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। डाउट नहीं बताए, ठीक है, हमने देखा नहीं होगा। अगर जो, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप, क्या होता है ना कि 2-4 प्रश्न आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपको डाउट क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने से भी एफर्ट डालिए। जब आपने मैसेज किया होगा शायद हम देख नहीं पाए होंगे, तो थोड़ा सा अपने से भी एफर्ट डालिए। अगर जो कहीं नहीं मिलता है तो फिर आप हमको बताइए, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।